प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है पर्टिकुलर मेथड से। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में एक रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, यानी इम्प्योरिटीज को रिड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है ताकि उसके लेवल को मिनिमाइज किया जा सके। ये होते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। इसके टू मेथड्स होते हैं प्योरीफाई करने के कोलोइडल सॉल्यूशन को। सबसे पहले होता है डायलिसिस। डायलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं क्रिस्टलोइड्स में से, और जिसमें डिफ्यूजन करते हैं मिक्सचर को पार्चमेंट में से या फिर एनिमल मेम्ब्रेन में से। इसे डायलिसिस कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हम सेपरेशन करते हैं क्रिस्टलोइड्स की कोलोइड्स में से, तो ये इस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है कि इसमें एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर का यूज किया जाता है या फिर सेलोफेन शीट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है। अब इसमें हम सेलोफेन शीट का यूज करेंगे, पार्चमेंट पेपर का यूज करेंगे एक बैग की फॉर्म में। हमने क्या लेना है, पार्चमेंट पेपर लेना है और वो जो होगा उसे टर्न करेंगे कि वो एक बैग की फॉर्म में हो। अब यहाँ पे एक टैंक है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है और ये जो है ये है हमारा पार्चमेंट पेपर या फिर मेम्ब्रेन। तो ये क्या हुआ, एक बैग की फॉर्म में बनाया हुआ है और इसके अंदर एक फनल को फिट किया गया है। ये है फनल। इसके अंदर एक फनल को टाइम किया गया है। इसका जो माउथ है फनल का अपवर्ड डायरेक्शन में रखा गया है ताकि इसमें इम्प्योर सोल्स को डाल सके। इम्प्योर सोल्स को इसमें हम फनल के अंदर से डालते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इम्प्योर सोल्स जो कि क्रिस्टलोइड्स और कोलोइड्स का मिक्सचर होगा उसे हम यहाँ पर मिला देंगे, यानी कि जो इम्प्योर होगा, और इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाई गई हैं। ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये क्रिस्टलोइड्स होते हैं, ये ब्लैक कलर के हैं ये कोलोइड्स होते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो क्रिस्टलोइड्स हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन में पास होते हैं, और जो कोलोइडल सोल्स होते हैं जो ब्लैक कलर के हैं ये बैग के अंदर ही रह जाते हैं, और जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं ना वो इसमें से पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो कोलोइड्स हैं उन्हें क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और जो वाटर है इसको टाइम टू टाइम निकाल के दूसरा वाटर रिन्यू किया जाता है वाटर को। अगर इसको रिन्यू नहीं करते तो ये प्रोसेस रिवर्स होने लग जाता है। इसी वजह से वाटर को रिन्यू करना पड़ता है, यानी कि क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं, वापस से बैग के अंदर जाने लग जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है। मेम्ब्रेन के अराउंड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है जो कि इसकी फील्ड की तरफ मूव करते हैं। सारे क्रिस्टलोइड्स और कोलोइड्स जो हैं वो बैग में ही रह जाते हैं, जिससे इस प्रोसेस को डायलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। डायलिसिस का हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को भी डायलिसिस मेथड से प्योरीफाई किया जाता है। अब जैसे कि हमारे पास ये हमारा वॉशिंग सोल्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ब्लड को प्यूरिफाई करने की। इसमें आर्टिफिशियल किडनी जो होती है उसका यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी में इसका यूज किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है कि यहाँ पे बीच में एक ये जो है, ये जो चीज है ये वाली, ये ब्लैक कलर की, ये एक सेलोफेन ट्यूबाइन होती है या फिर कोई भी डायलिसिस मेम्ब्रेन लगाई जाती है। अब इसमें जो ब्लड आता है, आर्टरीज से ब्लड आता है वो इसके अंदर जाता है और वो ब्लड प्योरीफाई होके फिर वेन्स के अंदर जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी एसेंशियल आयंस होते हैं जो कि वॉशिंग सॉल्यूशन में होते हैं वो तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या फिर एक्सेस आयंस होते हैं वो यहीं से सॉल्यूशन में से ही बाहर निकल जाते हैं, जिससे ब्लड प्योरीफाई हो जाता है और वेन्स में चला जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो प्रोसेस होता है इसमें इम्प्योर सोल्स लेते हैं एक ट्यूब में लेकर
उन्हें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल किया जाता है। मतलब कि एक मशीन होती है जो कि इसमें जो ट्यूब होती है वो रोटेट करती है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे, जिससे कि जो भी हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में ट्यूब में, लेकिन जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं या दूसरे सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है वो सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं। इसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट होता है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। सबसे पहले होती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है हीट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, सोल्स होती हैं, इसमें हीट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं पार्टिकल्स के डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम में। और ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोओस्मोसिस की जाती हैं कोलोइडल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट होते हैं स्टेबिलिटी। जो हमारे पास कोलोइडल सोल्स होते हैं ये थोड़े स्टेबल होते हैं। कुछ कोलोइडल सोल्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, लेकिन जो वो भी बहुत स्लोली बैठते हैं, लेकिन सारे नहीं बैठते, कुछ बैठते हैं जो कि साइज में बड़े होते हैं। नेक्स्ट होता है फिल्ट्रेबिलिटी। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसका यूज हम नहीं कर सकते डिस्पर्जन फेज के लिए, क्योंकि जो पोर्स का साइज होता है फिल्टर पेपर के वो थोड़ा बड़ा होता है कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज से, और वो उसको इजीली पास कर देता है। एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट जो पेपर होते हैं वो कोलोइडल पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट होती हैं विजिबिलिटी एंड कलर। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के वो हम ऐसे ही नहीं देख सकते, नेक्ड आई से वो विजिबल नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब उस पर फॉल करते हैं, जब वो सॉल्यूशन बीच में कोलोइडल सोल्स हैं, जब उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पास करते हैं तब हमें ये दिखाई देते हैं। जो कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे, ये लाइट की वेवलेंथ कितनी है जो स्कैटर कर रही है कोलोइडल पार्टिकल्स पे, और ये डिपेंड करता है कोलोइडल साइज के ऊपर भी और नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर भी। जैसे कि जो गोल्ड सोल्स होते हैं इसमें ये बहुत ही फाइन सोल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, इनका कलर रेड दिखता है, और इनका जो साइज है वो ग्रोइंग साइज पार्टिकल्स जो होते हैं उनका कलर पर्पल कलर का होता है, और अगर जो फाइनली ब्लू और गोल्डन कलर का भी दिखाई देता है। जो कलर है वो डिपेंड करता है मैनर्स पे कि किस तरह की लाइट उस पे कोलोइडल सोल्स पे डाली जा रही है। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की ही हैं, जो सेकंड टाइप की हैं वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये सब कुछ हम पहले भी कर चुके हैं। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और जो कोलिगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उनका हाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। नेक्स्ट जो होते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, 3rd टाइप की होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टी को जिसको कि ब्रोनियन मूवमेंट भी कहा जाता है। ये जो मूवमेंट होती है ये जिगजैग मूवमेंट होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की कोलोइडल सोल्स में। यानी इस मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है तो इसकी जो मूवमेंट है वो जिगजैग मूवमेंट है, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होती है, एक जिगजैग मूवमेंट में ये चलती है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हर टाइप से हर जगह से इसको फोर्स लगती है, और ये जो फोर्स होती है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है इसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, जो इस सब पे लग रही है कि ये वाली फोर्स जा रही है ये रिजल्टेंट फोर्स है सबके लगने के बाद। तो ये जिगजैग मूवमेंट होती है, इसे ब्राउनियल मूवमेंट कहा जाता है।
ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये बेस होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम पे, और जो मोशन होता है, जो स्ट्राइक किया होता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे, उस पे डिपेंड करती है जो काइनेटिक मोशन कितना है, जो कि हर एक साइड से लगता है। ये जो फोर्स है एक जो सोल सन पे हर एक साइड से लगता है, जिसकी वजह से ये फोर्स उनको नीचे बैठने नहीं देता, और वो क्या होते हैं सॉल्यूशन में ही रहते हैं। नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है इसको ये डिफाइन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, यानी कि इसमें हम दो कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं। एक आर्क लैंप से इन पे लाइट स्ट्राइक की जाती है, बीच में एक लाइट लगी होती है और इस लाइट से ये लाइट पास होती है सेकंड लेंस पे, और इसकी जो लाइट होगी इसे जो हमारे सोल्स होंगे, सेल्स कंटेनिंग सोल्स होंगे, इस लाइट को इसमें से पास किया जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। अब इसे जो देखने के लिए यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगाया जाता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसे देखते हैं, और यहाँ पे एक कोन्स बनते हैं, ये वाला कोन, एक ये वाला कोन, ये ट्रायंगल टाइप का, इसे टिंडल कोन्स बोला जाता है। और ये जो फिनोमिना है ऑब्जर्व की जाती है बीम ऑफ लाइट के थ्रू, जैसे कि सिनेमा हॉल में कभी कभी जब लाइट स्कैटर करते हैं तो वहां पे कुछ डस्ट के पार्टिकल्स जो कि हवा में दिखाई देते हैं वो कोलोइड्स ही होते हैं। नेक्स्ट है एक और मेथड है। अब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कोलोइड्स जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इससे ये पता लगाया जा सकता है। ये 1869 में बताया गया था। नेक्स्ट इसको दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक टॉर्च लेते हैं जिसमें हमने दो टैंक लिए हैं, एक टैंक में ट्रू सॉल्यूशन होता है और दूसरे टैंक में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। जब इसमें से टॉर्च से लाइट पास की जाती है तो टॉर्च से लाइट पास करने पे ये जो लाइट है इजीली पास हो जाती है, लेकिन जो इसमें कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है कि हमें इसकी जो इफेक्ट है वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, एक डार्क रूम में किया जाता है लाइट ऑफ स्कैटरिंग के थ्रू, जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में किया जाता है। जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल होता है कोलोइडल सोर्स में से, लेकिन ट्रू सोर्स में से हम लाइट के पाथ को नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं होता है। इसकी डायमेंशन को ये जो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इसमें पास की जाती है। और जैसे कि हमने टिंडल इफेक्ट किया था उसमें जो हमने लाइट स्कैटर की थी, तो इंडिविजुअल जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राइट हो जाते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से हम उन्हें देख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एवरेज मास ऑफ पार्टिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल, फिफ्थ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले होता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल्स, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स होता है। यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है कोलोइडल सॉल्यूशन की वो कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से होती है। कोलोइडल पार्टिकल्स जो सोल्स होते हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये जो पार्टिकल होते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये क्या होते हैं, इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वो होते हैं जो कि किसी मेटेलिक पार्टिकल्स पे होते हैं, जैसे कि Cu, Ag और Au, और पॉजिटिव चार्ज उन पार्टिकल्स पे होते हैं जो कि मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे कि FeOH3, AlOH3। नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो मेटेलिक सल्फाइड्स पे होते हैं, जैसे कि S2S3, CdS। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड पे होते हैं, जैसे कि Al2O3, XH2O, Fe2O3, XH2O। नेगेटिव चार्ज स्टार्च, गम, क्ले, चारकोल इन सब पे होते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स पे होते हैं, जैसे कि TiO2, टिन के ऑक्साइड्स।
नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज एसिडिक डाइस पे होते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज हीमोग्लोबिन्स पे होते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो ओरिजिन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है। सबसे पहले होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि म्यूचुअल रबिंग से होता है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं म्यूचुअल रब होते हैं मॉलिक्यूल्स डिस्पर्जन फेज के मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसे मूवमेंट जो होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की डिस्पर्जन मीडियम में होती है, तब वो म्यूचुअल रब होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स, यानी कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पार्टिकल्स एयर से या इलेक्ट्रो डिस्पर्जन से किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो आयनिक कोलोइड्स होते हैं वो एड्सॉर्ब होते हैं आयंस। इसमें जो हमारे पास कोलोइडल सोल्स होते हैं जैसे कि AgI सिल्वर आयोडाइड के, उसे प्रिपेयर किया जाता है अगर Ki को हम AgNO3 सॉल्यूशन में डाल दें, और तब तक डालें जब Ki क्या हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, तब तक उसमें डालते हैं, जिससे उन पर कुछ चार्ज आ जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल में AgI को हमने प्रिपेयर किया है। किससे प्रिपेयर किया है कि हमने Ki का सॉल्यूशन है AgNO3 में डाला है, तो और Ki का सॉल्यूशन एक्सेस क्वांटिटी में डाला है, यानी कि तब तक डालना है जब तक आयोडीन के आयंस ना बन जाए, यानी आई नेगेटिव आयंस ना बन जाए, और वो जो आयंस बनेंगे वो AgI पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, AgI के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, यानी AgI के सरफेस पे आई नेगेटिव के आयंस बन जाएंगे। जैसे कि ये AgI है, आई नेगेटिव आयंस जो कि इसके सरफेस पे आ जाएंगे और K पॉजिटिव जो कि सॉल्यूशन में रह जाएंगे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में हमने क्या करना है, ये कंडीशन भी हो सकती है कि अगर हम AgI को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, AgI को हम प्रिपेयर करते हैं जब उसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डालते हैं, और वहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है तब तक डालना है जबकि AgNO3 स्लाइटली एक्सेस ना हो जाए, जिसकी वजह से Ag पॉजिटिव के आयंस AgI के सरफेस पे रह जाएं। इसमें AgI पॉजिटिव के आयंस के सरफेस पे रह जाएंगे और NO3 नेगेटिव के आयंस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। नेक्स्ट है इसमें जो देखिए जो भी हमारी इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल होता है, इसका क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ये AgI है, यानी कि ये वाली चीज जो सेंटर में है, आई नेगेटिव आयन उसके सरफेस पे है, ये नेगेटिव चार्ज जो कि उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ है। ये जो है ये एक फिक्स लेयर होती है, जिसके आसपास होती है फिक्स लेयर होती है, जबकि K पॉजिटिव वाली जो कि सॉल्यूशन में होती है मूवेबल होती है। सेम इस कंडीशन में भी AgI पे यहाँ पे Ag पॉजिटिव आयंस जो है उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब है, जबकि NO3 जो है वो सॉल्यूशन में है, तो ये एक फिक्स लेयर होगी और ये एक मूवेबल लेयर होगी। अब यहाँ दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, अगर FeCl3 को H2O में डाला जाए, H2O की एक्सेस कर दी जाए, तो ये Fe2O3 into H2O F3 पॉजिटिव बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। और दूसरी कंडीशन में FeCl3 जब NaOH के साथ मिक्स किया जाएगा, NaOH के साथ मिक्स करके Fe2O3 into H2O और OH नेगेटिव के आयंस उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका वर्क किया जाता है। नेक्स्ट होती है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस क्या होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस में इसमें मूवमेंट होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से। तो जो मूवमेंट होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ट्यूब ली जाती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ली जाती हैं
और इसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इन कोलोइडल पार्टिकल्स पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये सारे पॉजिटिव की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये सारे नेगेटिव की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और ये ही कैटाफोरेसिस होती है। यानी कि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड इन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये सारे के सारे जाके पॉजिटिव की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोओस्मोसिस। इलेक्ट्रोओस्मोसिस, इसमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसे एक इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बीच में रखा जाता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है, और इसके अंदर वाटर होता है, और ये जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और जो अंदर वाला पार्ट है इसमें कोलोइडल सोल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है, इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में रखा जाता है। जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्जन मीडियम के, वो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जबकि कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते, वो बीच में ही रह जाते हैं, और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोओस्मोसिस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोओस्मोसिस एक फिनोमिना है जिसे मॉलिक्यूल जो होते हैं डिस्पर्जन मीडियम के वो मूव करते हैं। इसके जो डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल है वो इन्फ्लुएंस, यानी कि जो चार्ज होंगे उनकी तरफ जो फील्ड होगी उसकी तरफ मूव करेंगे, जबकि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट होते हैं कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशंस। सबसे पहले होता है कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशंस, फ्लोकुलेशंस क्या होते हैं। कोगुलेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सारे कोलोइडल पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़े साइज का पार्टिकल बना लेते हैं। ये और बड़े साइज का पार्टिकल बना के वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं एज अ प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन बन जाती है एक तरह की, और वो नीचे बैठ जाते हैं, उसे बोलते हैं कोगुलेशंस। कोगुलेशन में हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड किया जाता है कोगुलेशन करने के लिए, ताकि वो उनके जो सोल्स हैं, जो आयंस हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, और न्यूट्रलाइज जो आयंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रलाइजेशन चार्ज के लिए। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं, और जो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जब जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की ऐड की जाती है लो होती है, उसे फ्लोकुलेशन कहा जाता है। अब यहाँ मिनिमम, कम से कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि मिलीमोल्स जरूर ऐड करने पड़ते हैं 1 लीटर ऑफ जो कोलोइडल सॉल्यूशन में, जिससे कि कंप्लीट कोगुलेशन हो सके। नेक्स्ट होता है हार्टले-स्क्यूल्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, वैलेंसी जो होगी कोगुलेटिंग की, जो आयंस की, फ्लोकुलेटिंग आयंस की, उतनी ही ज्यादा पावर होगी कोगुलेशन होने की। तो ये लॉ ये रिप्रेजेंट करता है कि इफेक्टिव आयन, इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्टिव आयंस जो होते हैं वो यूज होते हैं कोगुलेशन के लिए, जिसमें वो ऑपोजिट चार्जेस के साथ मिलते हैं, और कोलोइडल पार्टिकल्स और जो आयंस होते हैं फिर वो कोगुलेट आयंस हो जाते हैं, कोगुलेशन आयंस बन जाते हैं, और फ्लोकुलेशन आयंस बनते हैं। नेक्स्ट होते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी कोगुलेशन की जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पार्टिकल्स जो होते हैं, इसमें जो डिस्पर्जन फेस होता है वो मूव करता है ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ और न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता है कुछ टाइम के लिए, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद ये एक बड़े साइज में कन्वर्ट होकर सेटल डाउन हो जाता है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशंस। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है जिसमें ऑपोजिट चार्ज सोल्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और कोगुलेट हो जाते हैं, कोगुलेशन सोल्स बना लेते हैं। अब जैसे कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो आर्सेनिक सल्फाइड के नेगेटिव चार्ज के साथ मिक्स होकर कोगुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं प्रोलॉन्ग डायलिसिस। जो प्रोलॉन्ग डायलिसिस क्या होती है, जो हमारे पास कोलोइडल सोल्स होते हैं
उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है जो प्रोलॉन्ग डायलिसिस है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने से जो कोलोइडल सोल्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से वो स्टेबल होते हैं और उसको रिमूव करने से वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जिससे वो कोगुलेट हो जाते हैं और यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा साइज का जो बॉन्ड है यानी कि एफ फॉर्मेशन बना लेते हैं। जो कोगुलेशन जो कोलोइडल सोल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो इसी वजह से होती है कि उसमें थोड़ा से इलेक्ट्रोलाइट पोर्शन होता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो ये होती है कोगुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।